हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम हमारी जो पीवाईक्यूज की सीरीज है, प्रिलिम्स के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है साइंस एंड टेक के, हम उनको डिस्कशन कर रहे हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए साल 2024 के 2024 के प्रिलिम्स के जो भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट अ बेटर आंसर। ठीक है, बेटर क्या मतलब, जो आंसर फिक्स है हम उसको देखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। एंड वाइल डूइंग सो, जैसे जैसे हम ये कर रहे हैं, साथ साथ हम ये भी फिगर आउट करने की कोशिश करें कि यूपीएससी सवाल किस पैटर्न के साथ पूछ रहा है, कहां पर उनका ध्यान है, ताकि हम ये प्रेडिक्ट कर पाए कि भाई अगर साल 2026 में आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो वहां पर साइंस के लिए कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, देखो पहला क्वेश्चन, consider the following. How many of the above are considered as a distributed energy resource? पहले तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स क्या होता है उसी को समझते हैं, ऑप्शंस अपने आप समझ आ जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स क्या है, जैसे मान लो आपका भाई ये घर है, ठीक है, या ऐसे कई सारे घर हैं तो एक कॉलोनी है, समथिंग लाइक दैट। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड वेयर इट इज बीइंग यूज्ड, समझना, when electricity is being produced where it is being used, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। मतलब कि बिजली कोई बहुत बड़े सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू आपके पास नहीं आ रही है, आप खुद ही अपने छत की, घर की छत के ऊपर सोलर पैनल के थ्रू बिजली बना रहे हो, उसे वहीं यूज कर रहे हो, ठीक है, या फ्यूल सेल है आपके पास, मतलब जहां एनर्जी यूज हो रही है वहीं पर एनर्जी क्रिएट कर रहे हो आप, या मतलब इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स का मतलब है कि एनर्जी सोर्स आपके पास ही है, किसी सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट नहीं है, किसी सेंट्रलाइज ग्रिड के थ्रू आपके घर में बिजली नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑप्शंस को देखो। बैटरी स्टोरेज, आप बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखते हो, तो एट द पॉइंट व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरी, तो आपके लिए उसी पॉइंट से वो बिजली आ रही है और आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, मतलब जहां पर आप कंजम्पशन कर रहे हो वहीं पर से आ रही है। बिल्कुल, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब पहला ऑप्शन सही है। फिर बायोमास जनरेटर, गोबर गैस प्लांट्स होते हैं, गाँव में होते हैं, तो वहीं पर एनर्जी क्रिएट हो रही है और वहीं पर कंज्यूम हो रही है। फ्यूल सेल्स, फ्यूल सेल्स भी वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं और वहीं पर कंज्यूम हो रही है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, सोलर पावर या सोलर सेल्स को आप घर की छत पर लगा देते हो, वहीं पर बिजली पैदा हो रही है और आप उसे घर में यूज कर रहे हो। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स, ऑल फॉर डी शुड बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चारों ही है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स क्या होता है? देयर स्मॉल स्कॉल so sorry, there are small scale electricity generation or storage technologies that are located close to where electricity is used, often at consumer sites rather than at a large centralized power plant। ठीक है, वरना आमतौर पर क्या होता है कि भाई एक सेंट्रलाइज पावर प्लांट है, वो सब जगह बिजली पैदा करके दूर दूर तक ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेज रहा है, पर यहाँ पर क्या होता है, जहां पर कंज्यूमर हो रही है, जहां पर कंज्यूम हो रही है वहीं पर जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स, ये सभी इसकी एग्जांपल्स हैं। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बायो से जुड़ा है। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली? अब देखो ये क्वेश्चन कितना आप इसे टफ भी मान सकते हैं, क्योंकि हम जब बायो पढ़ते हैं, हम जनरल साइंस पढ़ते हैं, तो जनरल साइंस के टाइम पे हम बेसिक बायो, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स पढ़ लेते हैं, पर अब पी फैमिली या कौन कौन से उस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम आमतौर पर स्टूडेंट इस चीज को नहीं पढ़ते हैं, और ये जनरल साइंस का हिस्सा है भी नहीं। ठीक है, जनरल स्टडीज का हिस्सा नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। बट ऐसे सवाल जब यूपीएससी पूछता है तो उनका ऑब्जेक्टिव ही है कि भाई आपको डरा देना कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया, मुझे तो नहीं आता। जब आपको नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता, डोंट वरी। हमें बस उतनी की तैयारी करनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि यार बाकी सबको आंसर आ रहा है, आपको नहीं आ रहा। जो आपको नहीं आ रहा, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा होगा, बस हम उतनी तैयारी करनी है। अब यहाँ पर पी फैमिली की बात करी गई है। हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली? ग्राउंडनट, सोयाबीन, होस्ट ग्राम, यहाँ पर ऑल थ्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्राउंडनट क्या होता है? ये इसका साइंटिफिक नेम है, फैबेसिया फैमिली से है। अ लेग्यूमिनस प्लांट दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉइल थ्रू आउट रूट नोड्यूल्स। देन
जो हॉर्स ग्राम है ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंस पल्स क्रॉप है, प्रोटीन रिच होती है, फॉडर या फूड के रूप में यूज करी जाती है। सोयाबीन तो ऑब्वियसली यू ऑल नो, अ मेजर लेग्यूम क्रॉप, सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन एंड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड, ध्यान यहां से ध्यान से समझना है, टू डिनोट, यहां से शुरू होती है स्टेटमेंट, एन इंटर ऑपरेबल नेटवर्क, एन इंटर ऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड, 3D वर्चुअल, वर्चुअल वर्ल्ड की बात हो रही है, 3D वर्चुअल वर्ल्ड that can be accessed simultaneously by millions of users। आप भी उसी 3D वर्चुअल वर्ल्ड को एक्सेस कर रहे हो, कोई और भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूं, राइट। Who can exert property rights over virtual items? Property rights over virtual items कहां पर है ये हमें देखने को मिलता है मेटावर्स में। मेटावर्स में लोग अपने घर खरीद रहे हैं, लोग अपनी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं NFT नॉन फंजिबल टोकन्स का उपयोग करके या क्रिप्टो करेंसी का यूज करके, क्रिप्टोग्राफी नहीं, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। सभी को देखते हैं। Metaverse refers to an interconnected, persistent, and immersive 3D virtual universe where users can interact with one another with a digital environment in real time. It allows millions of users to access, simultaneously engage socially and economically. Big data analytics deals with analyzing massive database, जैसे डेटा साइंटिस्ट होते हैं। फिर क्रिप्टोग्राफी क्या है? इट्स अ साइंस ऑफ डेटा इंक्रिप्शन एंड सिक्योरिटी पर्पस। जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, किसी के साथ चैट ओपन करिए आपने, तो वहां लिखा था ना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, दैट इज क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। फिर वर्चुअल मैट्रिक्स, इट इज नॉट एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, इट इज मोर ऑफ अ साई-फाई फ्रेज, ठीक है। वर्चुअल मैट्रिक्स कह लो, जैसे एक मूवी आई थी मैट्रिक्स, बहुत पॉपुलर हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू आरटीजी, आरटीजी क्या है? रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब एक एक वर्ड को समझते हैं। रेडियो आइसोटॉप, तो ये यू कैन से कि न्यूक्लियर एक्टिव होगा, है ना। देन थर्मो यानी हीट, इलेक्ट्रिक, हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी जाएगी, थर्मो इलेक्ट्रिक, ठीक है। रेडियो आइसोटॉप्स जो रेडियो एक्टिव है। आरटीजीज आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर, जी नहीं, कोई फिजन रिएक्टर की बात नहीं हो रही है। फिजन रिएक्शन तो बहुत बड़ा काम होता है, ये उससे निचले स्तर की बात है। आरटीजीज आर यूज्ड बाय पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, यस बिल्कुल सही बात है। कई ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जिनके ऑनबोर्ड सिस्टम्स को या ऑनबोर्ड जो भी उनका इक्विपमेंट है उसको पावर करने के लिए आरटीजी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल वॉयेजर 1। अब सोच के देखो, जहां तक सोलर एनर्जी पहुंच रही है भाई, वहां पर तो बहुत अच्छा है, बिजली पैदा कर लेंगे। हमारे जो सौर मंडल में या अपनी जो ऑर्बिट्स हैं, अर्थ के वायुमंडल में जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो वो तो सोलर एनर्जी से ऑपरेट हो जाएंगी। पर जो इससे बहुत दूर जा चुके हैं, जैसे वॉयेजर, वॉयेजर 1 क्या है? एक सैटेलाइट है जो नासा ने 1960-70s के आसपास छोड़ा था, 70s-80s के आसपास छोड़ा था, और वो आज तक ट्रेवल कर रहा है और वो आज तक एक्टिव है, ठीक है। पर अब उसके ऊपर सोलर पैनल तो काम नहीं करेंगे, उसके ऊपर आरटीजी काम करेगा। आरटीजी क्या है? रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। RTG can use plutonium 238, which is a byproduct of weapons development. Yes, this statement is true. 2 and 3, B would be a correct answer. अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। RTGs are miniature, ये तो है ही गलत, ठीक है। रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर are not fission reactor, they are not even involve nuclear fission। बेसिकली हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप में डिके हो रहा होता है, जब वो डिके होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। RTGs electricity from the heat released by natural radioactive decay of isotopes such as plutonium 238। RTGs are used for powering onboard systems of spacecraft, true, जैसे Voyager 1 and 2, फिर कसानी क्यूरियोसिटी रोवर जो मार्स पर उतारा नासा ने, फिर परसेवरेंस रोवर या न्यू होराइजन मिशन। फिर स्टेटमेंट 3, RTG can use plutonium 238 which is a byproduct of weapon development। This statement is also true। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगर हम 238 की ही बात करें, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड वेपन ग्रेड प्लूटोनियम प्रोडक्शन थ्रू इट इज नॉट इटसेल्फ यूज्ड इन वेपन्स। इसकी लॉन्ग हाइफ लाइफ है अप्रोक्सीमेटली 87 ईयर्स, मतलब आरटीजी यूजिंग प्लूटोनियम 238 कैन वर्क फॉर लगभग 70 से 80 साल तक काम करता रहेगा। तो वेरी हाई हीट आउटपुट मेक इट आइडियल फॉर आरटीजी। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द जायंट स्टार्स, सॉरी स्टेटमेंट 1, जायंट स्टार्स। अब अगर हम स्टार्स की बात करें तो जो हमारा सन है यानी सूरज है वो भी एक तरह का स्टार है ना। इवन ये कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, छोटा स्टार है। जायंट स्टार्स बहुत बड़े होते हैं और जितना बड़ा स्टार होता है वो उतनी ही ज्यादा जल्दी खत्म होता है। क्यों? क्योंकि बड़ा स्टार मतलब कोर में ज्यादा टेम्परेचर, कोर में ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा हीट, तो फ्यूल जो है उसका वो ज्यादा जल्दी खत्म होता है। इसीलिए जायंट स्टार जो होते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं चलते हैं। ठीक है, सो जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन द ड्वार्फ स्टार। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Compared to dwarf stars, giant stars have greater rate of nuclear reaction. हाँ, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने अभी तो बताया कि ड्वार्फ स्टार के मुकाबले जायंट स्टार जो होता है, क्योंकि जितना बड़ा स्टार होता है उतनी बड़ी कोर, उतनी हीटअप कोर, उसके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर, सो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। नहीं लिखा है हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ट्रू। तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड ट्रू है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ड्वार्फ स्टार्स की बात करें, स्पेशली रेड ड्वार्फ्स बर्न फ्यूल वेरी स्लोली एंड कैन लिव फॉर टेंस टू थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर, सॉरी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर, फॉर फार लॉन्गर देन द लाइफटाइम ऑफ अ जायंट स्टार. Giant stars have much higher mass and temperature, leading to faster nuclear fusion rates. This rapid burning of hydrogen, later heavier elements, explain why they shine more brightly but live shorter life. ठीक है जी, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है जनरल साइंस का। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। पहली बात, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हमारी बॉडी ही सिंथेसाइज करती है, हमारी बॉडी में अपने आप मैनेज होता है, दैट डायलेट्स द ब्लड वेसल। डायलेट एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब किसी चीज को पतला करना, डायलेट मतलब किसी चीज को चौड़ा करना। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है ब्लड वेसल्स की, जिन धमनियों के तहत, जिस वेन्स के तहत या वेसल्स के तहत के थ्रू सॉरी हमारा ब्लड फ्लो करता है। अब अगर वो ऐसे संकुचित होंगी तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो क्या रहेगा, कम रहेगा, ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है उसको कम करना है तो हम क्या करेंगे, हम ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ठीक है, आगे देखो, नाइट्रस ऑक्साइड, ये पहले ही सही है सर, नाइट्रिक ऑक्साइड, परफेक्ट। नेक्स्ट देखो, नाइट्रिक ऑक्साइड है क्या। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है, इट्स अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जो एक एंजाइम, कहा गया नाम होगा यहीं पे, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेनेस, ठीक है, सिंथेस सॉरी। तो इसके थ्रू, इस एंजाइम के थ्रू ये सिंथेसाइज होता है। सिंथेसाइज होने के बाद ये करता क्या है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आप ना ऐसे समझो जैसे मान लो स्टाइलिस है यार, ये स्टाइलिस क्या है, ये स्टाइलिस के थ्रू ब्लड बह रहा है, ठीक है, इससे ब्लड जा रहा है। अब अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कम करने के लिए हम इसे थोड़ा और चौड़ा कर देंगे, तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डायलेट्स द वेरी ब्लड वेसल्स। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस N2O, फिर NO2, ये तो टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेड होता है, और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, केमिकल ऑक्सीडाइजर, नॉट अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लियर होगा। सेवंथ देखो, विद रेफरेंस टू सॉरी कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर एट एयरपोर्ट। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना यार, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज रडार कैन बी यूज्ड। पहले तो यही समझ लें रडार क्या होता है। रडार सॉरी रडार होता है, रेडियो वेव्स का यूज करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक एमिटर है, एमिटर जो रेडियो वेव्स भेजेगा, और यहां पर ही होगा रिसीवर। ठीक है, तो एमिटर यहां से रेडियो वेव्स भेजेगा, ये रेडियो वेव्स किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे टकराएंगी, है ना, और टकरा के फिर वापस आएंगी। जब वो वापस आएंगी तो रिसीवर उन्हें रिसीव करेगा। तो ये कितना टाइम यहाँ पर जाने में लगा, कितना टाइम वापस आने में लगा, और क्या डायरेक्शन में है, किस दशा में है, किस दिशा में है, दोनों ही चीजों को कैलकुलेट करके रिसीवर हमें बताएगा कि यार इस तरफ 15 किलोमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है।
तो हमें ये रडार बता देगा। रडार का काम क्या है? रडार रेडियो वेव्स का यूज करके दूर दराज की चीजों को आइडेंटिफाई करने में या डिटेक्ट करने में, आइडेंटिफाई से बेटर वर्ड होगा, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि यार इस दिशा में 15-20 किलोमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ा सा जहाज आ रहा है, कोई समुद्री जहाज आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, कुछ भी। ठीक है। अब सेंस ये रेडियो वेव्स भेजता है, रेडियो वेव्स टकरा के वापस आती हैं, पर सिर्फ ऑब्जेक्ट के टकरा के वापस आ जाती है, केमिकल कॉम्पोजिशन तो नहीं समझती ऑब्वियसली, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रडार कहीं भी किसी भी स्तर पर जाके उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की थोड़ी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो नार्कोटिक्स के लिए रडार का उपयोग नहीं हो सकता। प्रेसिपिटेशन के लिए इसका यूज हो सकता है, उसको उसको मेंटर करने के लिए, यस। देन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, हाँ इट कैन बी डन, ट्रू। 2 and 3, बी वुड बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है। Doppler radars are extensively used for monitoring rainfall, hails, snow, and storm intensity, etc. Then migration of animals. Yes, radar is used. Radar ornithology and biological radar studies track the movement of birds, bats, and insects, etc. ठीक है। स्पेशल बायोलॉजिकल ट्रैकिंग रडार्स डिटेक्ट फ्लाइंग एनिमल्स बाय देयर मूवमेंट पैटर्न्स एंड विंग बीट फ्रीक्वेंसीज। अब तुम सोचो टेक्नोलॉजी उस लेवल पर है कि रडार ये भी देख लेता है कि यार ये कितनी बड़े साइज का पंछी है और ये जो पंख है कितनी तेजी से हिला रहा है, उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे दे आइडेंटिफाई कि ये कौन सा पक्षी है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजेल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल यूज्ड? देन से समझ रहा है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था इवन यूपीएससी के द्वारा भी। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है हाइड्रोजेल्स की, भाई हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोजेल्स ऑब्वियसली वाटर बेस्ड जेल्स की, इनका क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बेसिकली जो हाइड्रोजेल है ना, ये कई इंडिकेटर्स के ऊपर काम करता है, दैट इट कैन बी पीएच रिएक्टिव, इट कैन बी टेम्परेचर रिएक्टिव। ठीक है। तो ऐसे में हाइड्रोजन सॉरी या हाइड्रोजेल्स जो होती हैं कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी के लिए यूज होती हैं, ट्रू। फिर मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। पहली स्टेटमेंट देखो सही है, सेकंड स्टेटमेंट को सही माने या गलत माने ये क्लियर नहीं है, हालांकि यूपीएससी ने इसे गलत माना है। ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्यों है अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट की प्रिपरेशन फेज में अभी इसकी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, पर ये स्टेटमेंट देना कि अभी इस वक्त फुल फ्लेज्ड यूज होता है वो सही नहीं होगा। ठीक है। अभी यूज नहीं होता है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी वन ओनली, ए आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल? देखो अब फ्यूल सेल किसकी बात हो रही है, फ्यूल सेल पावर्ड बाय हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग किया जाता है, उसमें से गैस निकाली जाती है, फिर उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है वाटर, H2O। तो यहां पर कौन सा निकलेगा भाई, डी, वाटर पेपर वुड बी योर आंसर। अगेन क्वेश्चन को समझते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप? सिंपल इतना पूछे हैं कि कोई कार है जिसमें फ्यूल सेल यूज होता है, फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो फ्यूल सेल हाइड्रोजन बेस्ड है। हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट क्या होता है जी, वाटर। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर वेपर। ठीक है। ये इसकी इक्वेशन है, 2H2O plus O2 gives you 2H2O and energy, electricity and heat. ठीक है। The process does not involve combustion, so there is no harmful exhaust gases like CO2, carbon monoxide or NH2. ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which of the following? इरिगेशन ऑफ द, पहले समझ लेते हैं कि पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या होती है। यहाँ पे मान लो है टरबाइन और ये है पहाड़ी, कोई स्लोप है। अब यहाँ पे वाटर रनिंग है, ठीक है, और यहाँ पर हमने बनाया हुआ एक रिजर्वायर, पानी नीचे की तरफ फ्लो करेगा, टरबाइन से टकराएगा तो टरबाइन को घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ठीक है। अब जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है पर उतनी डिमांड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पंप चलाएंगे। पंप कौन सा, पानी वाला पंप चलाएंगे, बिजली का यूज करेंगे। एक तो जो बिजली पैदा हो रही है वो कंज्यूम हो जाएगी, और उससे पानी हम पहुंचाएंगे ऊपर किसी हाइट पे,
ठीक है, पोटेंशियल पे पहुंचाएंगे, यहाँ पर होगी ना पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी हाइट पे पहुंचाएंगे। अब उस हाइट में पहुंचाने का दो उपयोग होंगे। एक तो भाई साहब जो एनर्जी यहाँ पर एक्सेस में थी वो कंज्यूम हो गई, और यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो गई। अब यहाँ से दोबारा पानी जब नीचे आएगा, जब जरूरत होगी, जब डिमांड हाई होगी, तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। मेक सेंस? अब इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं ऊपर। ट्रू। नेक्स्ट देखो, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन होता है सेमी परमेबल मटेरियल या सेमी परमेबल लाइन जिसके आर पार जाया जा सकता है, उसे बोलेंगे मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। बेसिकली होता क्या है, मेम्ब्रेन की अगर बात करें, दे आर एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट सिस्टम दैट कंबाइंड बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, विद अ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। आपके घरों में भी आरओ तो लगा होगा जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होती है ना? आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में भी क्या होता है, उसमें भी मेम्ब्रेन होती है। व्हेन द impurities move from lower concentration to higher concentration, that is reverse osmosis. Osmosis क्या होता है? Higher concentration to lower concentration. Reverse osmosis, lower concentration to higher concentration. ये आरओ में यूज होता है। Something like that. Membranes are used. बायोरिएक्टर्स का यूज होता है। बायोरिएक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेड इन द वेस्ट वाटर। फिर मेम्ब्रेन यूनिट, a semi-permeable membrane or ultrafiltration filters are suspended solid microbes, allowing only clean water to pass. This makes MBR more efficient and space-saving than conventional activated sludge system. their applications क्या है? अर्बन सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स या ईटीपी एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स में इनका उपयोग होता है। दे आर ऑफ हाई यूसेज। डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन द स्मार्ट सिटीज। बेसिकली किसी भी जगह पर, क्योंकि इससे जो वाटर निकलेगा तो साफ निकलेगा, है ना? सो इट इज रिसाइकलिंग द वाटर एज वेल। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, हर क्वेश्चन के आंसर को ढंग से समझना है और पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। पैटर्न मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बाकी साल 2023 के पीवाईक्यूज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।